हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास। तो आज अपन जीओसी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जीओसी के काफी टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। आज उसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन पाए हैं, जहां पर अपन बात करने वाले हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में समझ लीजिए बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन सीखने वाले हैं क्या बच्चों? बॉन्ड लेंथ, और इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कैसे हम समझते हैं कि बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ निकालना, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना। एक्चुअल में यहाँ आपको कंपैरिजन सिखाया जाएगा और उस कंपैरिजन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कैसे बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सी सिंगल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। लेट सपोज अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब यहां पर अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो कैसे आप यहां पर बताएंगे कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो सोचिए बच्चों, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ के लिए क्या सबसे पहले जरूरी है बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ का मैटर क्या है, इनके बीच का कॉन्सेप्ट कैसे इनको रिलेट करते हैं। तो सोचिए अगर मेरे पास कभी भी कोई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो मुझे बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम मुझे साइज फैक्टर की बात की जाए तो साइज में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका साइज क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्या आपको ये सब पता है? तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिएक्शन होता है, इनवर्सली का रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को अगर हम समझें थोड़ा सा तो सोचिए बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मुझे बताएं, क्या ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर? यहां परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है 50%, यहां परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है बच्चों 33%। निकालना मैंने आपको बता चुका हूं, 33.33 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और sp3 में बच्चों परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है 24%। कैसे निकालते हैं? टोटल 4 है और 4 है कितने और s है कितना? 1। तो s परसेंटेज 1/4 इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा? 25%। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है? अब मुझे ये बताएं बच्चों कि अगर मेरे पास पूछा जाए सी सिंगल बॉन्ड सी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है बच्चों सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देन सी डबल बॉन्ड सी, देन सी सिंगल बॉन्ड सी। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर होगी वो सी सिंगल बॉन्ड सी की सबसे ज्यादा होगी, देन सी डबल बॉन्ड सी की, देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बॉन्ड लेंथ। बीएल का मतलब क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। तो क्लियर हुई बात इतनी सी। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं, इसमें रिलेटेड इससे बात करते हैं। तो मुझे एक चीज ये बताइए बच्चों कि अगर मेरे पास बॉन्ड लेंथ पूछा जाए कि यार अगर आपने कहा कि सर सी सिंगल बॉन्ड सी है तो ठीक है सर, सी डबल बॉन्ड सी है तब भी ठीक है सर, लेकिन कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि ये रेजोनेंस करने के कारण, क्या आपको मैंने सिखा रखा है रेजोनेंस करने के कारण हमेशा क्या आता है? पार्शियल कैरेक्टर आता है। क्यों? कभी भी हमने रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ किया था तो रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आता है बच्चों, प्योर पाई बॉन्ड नहीं आता। क्या आता है? पार्शियल पाई बॉन्ड आता है। और कभी भी अगर हमें किसी में कंपेयर करना है तो मुझे हमेशा बच्चों क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो इस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है तो ये डबल बॉन्ड भी डीलोकलाइज होगा, अपना पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम करेगा, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम करेगा तो यहां पर कैसा कैरेक्टर आएगा? पार्शियली पाई बॉन्ड। और पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो बताइए पार्शियली पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? कम होगा, और कम होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ पाई बॉन्ड से क्या होगी? बड़ी होगी बच्चों। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? खुद से सोचिए कि जितना ज्यादा सिग्मा कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा सिग्मा कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्या ये बात बहुत क्लियर होती है? जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। डबल बॉन्ड में
पाई कैरेक्टर है, पाई कैरेक्टर आने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड सी में और ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर है तो बाई बॉन्ड कैरेक्टर में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर पे, या मैं कह सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड कैरेक्टर। पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और एग्जाम्पल से ही अपन इसको सीखेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे से किसी ने कहा कि मेरे पास ये है कंपाउंड ए, यहां है कंपाउंड बी। क्लियर? मुझे किसी ने कहा कि यहां पर है मान लीजिए लेंथ L1 है और ये लेंथ है L2। इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए और बी में मुझे पता है कि ये बॉन्ड क्या है, L1 है, और ये बॉन्ड क्या है, L2 है। ठीक है भाई, समझ में आता है। करने का तरीका क्या होता है बच्चों, करने का तरीका ये होता है कि आप पहले कंपाउंड को बहुत ध्यान से देख लें और जिस बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, जिस भी बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, उस बॉन्ड लेंथ को बहुत अच्छे से देखें, क्या वहां रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो सोचिए क्या ये सिग्मा कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण यहां पर पार्शियली पाई कैरेक्टर आने लग जाएगा। क्या सही से समझ में आता है? क्या आने लग जाएगा, पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा। यहां पर मैं देखूं तो कोई रेजोनेंस नहीं है, और कोई रेजोनेंस नहीं है तो प्योर पाई कैरेक्टर है। समझ में आता है? तो मुझे बताएं पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अपन ने समझा, चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास है यहां पर ये है L1, इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये है L2, और इसी तरीके से मैंने यहां क्या किया, ये है L3। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? L1, L2, L3। हमें कंपेयर क्या करना है बच्चों, हमें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ। हमें क्या कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि क्या फिगर आएगा, कैसे हम उसको समझेंगे। देखिएगा, मुझे बताइए, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो जिस बॉन्ड की बात की जा रही है, सबसे पहले आप उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले उसको ध्यान से देखने के बाद, क्या इस L1 कैरेक्टर में सिग्मा कैरेक्टर है या पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, ये आपको सोचना है। ये एग्जाम नहीं बताएगा, ये आपको सोचना है कि क्या यहां प्योर सिग्मा कैरेक्टर है या यहां पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। ये किसको सोचना है, आपको सोचना है। तो चलिए देखते हैं, क्या ये जो L1 है बच्चों, और ये जो L2 है, और जो ये L3 है, कंपैरिजन करें तो क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है तो इसका जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आपको दिख रहा है, क्या ये पूरी तरीके से पार्शियली पाई बॉन्ड हो जाएगा? और पार्शियली पाई बॉन्ड यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और यहां भी आएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? L2 की बात करें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब L2 में क्या होगा, प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा। प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा। क्या इतना बात समझ में आने लग गई? ठीक है भाई। L3 में देखा तो ना कोई रेजोनेंस है, ना कुछ वो है, तो क्या बोलूंगा, सिग्मा कैरेक्टर। क्या बोलूंगा, सिग्मा कैरेक्टर। अब मुझे बताइए, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिग्मा कैरेक्टर की। फिर किसकी होती है, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर की। फिर किसकी होती है बच्चों, प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर की। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं L3 सबसे बड़ा होगा, देन L1 एंड देन बच्चों L2। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन को और आगे करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इन्हें अच्छे से। तो इस तरीके से हमने ये समझा बच्चों सिंपल मेथड में कि अगर मेरे पास रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पर सिग्मा कैरेक्टर आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वहां सिग्मा कैरेक्टर ना होते हुए हल्का सा क्या आता है, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल पाई है और ये प्योर सिग्मा है। प्योर सिग्मा तो हमेशा बड़ा होगा बच्चों, क्योंकि पार्शियल पाई में थोड़ा बहुत पाई कैरेक्टर आएगा, सिग्मा कैरेक्टर में पाई कैरेक्टर बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब L3 की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, देन L1 की होगी, देन L2 की होगी। L1 L2 में हमने क्या देखा
कि यहां पार्शियल पाई है और यहां प्योर पाई है। प्योर पाई की बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी, पार्शियल पाई की थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर कंपैरिजन कर लिया बच्चों। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने ये। अब अपन करने वाले हैं इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपको मैं प्रैक्टिस कर करके ये एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने वाला हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक NH2 ग्रुप है, लेट सपोज। यहां मेरे पास NH2 ग्रुप है, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों यहां मेरे पास NH2 ग्रुप है। क्लियर? अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यहां कंपैरिजन करते हैं। देखिएगा बहुत अच्छे से। मुझे ये बताइए बच्चों, अगर यहां पर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये A बॉन्ड लेंथ है, ये B बॉन्ड लेंथ है और ये C बॉन्ड लेंथ है। किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? C और N के बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, CN बॉन्ड लेंथ। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? CN बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। CN बॉन्ड लेंथ को आपको कंपेयर करना है, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। क्लियर? चलिए भाई, अगर मैं पहले में देखूं, सबसे पहले ऑप्शन में, तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको यह दिख रहा होगा कि पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में कोई रेजोनेंस नहीं है। कोई रेजोनेंस नहीं है, तो जो A की बॉन्ड लेंथ है वहां प्योर सिग्मा है। A में क्या है? प्योर सिग्मा कैरेक्टर। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी आपको? B में अगर ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस करने का क्या मतलब हुआ, जरा बताएं मुझे। जब पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां जो C और N आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? पार्शियल पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कंपैरिजन हम रेजोनेंस हाइब्रिड से करते हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, उसे सिर्फ इमेजिन किया गया है। लेकिन रियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो मुझे बताइए, क्या मैं रेजोनेंस हाइब्रिड को कंपेयर करूंगा, वहां पर हमेशा क्या आएगा? क्या वहां पर जो भी आने वाला है वहां मेरे को पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? इसमें ध्यान दें तो रेजोनेंस यहां पर भी है बच्चों, लेकिन रेजोनेंस है कहां तक? सिर्फ और सिर्फ यहां तक रेजोनेंस है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास यहां रेजोनेंस हाइब्रिड बनने वाला है, वहां पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर कहां तक आने वाला है? यहां तक आने वाला है। अब आप सोचो बच्चों, अब आप सोचना यहां पर कि मैं कंपैरिजन कैसे करूं। सर मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, कंपैरिजन करूं कैसे? तो सोचिए, अगर आपको मैं बोलूं जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होगा? पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा या नहीं आएगा? जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास यहां रेजोनेंस होता है, ठीक। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगे, जरा एक बार डिस्कस करते हैं। तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनने वाले हैं बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। आगे की बात करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप रेजोनेंस करना जानते हैं, आपको पता है कि रेजोनेंस करते कैसे हैं, ये सब कुछ आपको पता है। क्लियर? इसी तरीके से मैंने फिर रेजोनेंस किया। फिर रेजोनेंस करने के बाद मेरे पास क्या बन गया बच्चों? मेरे पास कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बन गया, डबल बॉन्ड NH2 प्लस बन गया और यहां पर कुछ इस तरीके से बन गया। फिर मैंने रेजोनेंस किया, तो फिर रेजोनेंस करने के बाद क्या बन गया बच्चों? मेरे पास कुछ इस तरीके से फिर से NH2 मिल गया और यहां पर कुछ ऐसा हो गया। क्लियर बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। सेकेंड ऑप्शन में जो ये दिया गया है, इसमें जरा देखें कैसे कंपैरिजन करते हैं, जरा इसको भी अपन समझ लेते हैं। अगर मैं यहां रेजोनेंस करूं तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगा मेरे पास, वो कुछ इस तरीके से आएगा, NH2 प्लस, यहां नेगेटिव और ये। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या समझ में आता है? बहुत बढ़िया। अब सोचो हमें कंपेयर क्या करना है? हमें कंपेयर करना है इनकी बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ? A बॉन्ड लेंथ। इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सीधे कॉन्सेप्ट प्रूफ कर दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को हम हमेशा यूज कर सकते हैं। देखिएगा जरा, मुझे बताइए क्या इस पर जितना ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा
जितना ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता है। पाई बॉन्ड कैरेक्टर निकालते कहते हैं टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, और जितनी बार यहां पाई बॉन्ड आया है उन स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो क्या पाई बॉन्ड कैरेक्टर आया है 3 जगह पे और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 5। तो बताइए पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहां कितना लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं पाई बॉन्ड कैरेक्टर को 3/5। क्या इतनी सी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि 3 ऐसी जगह हैं जहां पाई बॉन्ड आ रहा है और 2 ऐसी जगह हैं जहां पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज क्या हुई? 3/5। इसका परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अच्छा बात करें यहां पर बच्चों, तो यहां पर कितनी जगह आया है? 2 जगह आया है, और कितने में से? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से। इसका मतलब इसका जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों? 2/3 होगा। अब देख लो, कंपेयर कर लो किसकी बॉन्ड लेंथ का कैरेक्टर ज्यादा है। अगर पाई कैरेक्टर ज्यादा है बच्चों तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, पाई कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब अच्छा कंपेयर करते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसकी वैल्यू आती है 0.60, समझ में आता है, और इसकी वैल्यू आती है बच्चों 0.66। सोचो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, ध्यान देना, पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बी की। तो मैं लिख सकता हूं ए तो सबसे बड़ा है क्योंकि प्योर सिग्मा है, देन बी, देन सी। तो सिंपल सा मेथड आपको मैं समझाना चाहता हूं। जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा, जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा उतना पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ। जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा उतना ही पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ की कैरेक्टर कैसे? क्या ये पूरे रिंग में रेजोनेंस है? खूब ज्यादा रेजोनेंस है। यहां कम रेजोनेंस है, कम रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? पार्शियल पाई में कन्वर्ट होगा, और पार्शियल पाई में कन्वर्ट होने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। चलिए बच्चों नोट कर लें इसे। तो ऐसे हमने क्या किया, बॉन्ड लेंथ के सबसे बढ़िया क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करके देखा। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इसको हम समझते हैं और क्लियर करते हैं। क्लियर? चलिए मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, जैसे यहां पर मैं किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? CO बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ की बात करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, यहां है डबल बॉन्ड O के साथ पाई बॉन्ड है, और यहां है डबल बॉन्ड O के साथ पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड। अब आप देखिएगा मैं इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट कैसे बताता हूं। आपको रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये L1 है, ये L2 है और ये L3। अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाए कि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी तो आप तुरंत बता सकते हैं सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी L1 की। क्यों होगी? क्योंकि L1 में हमेशा पाई बॉन्ड बना रहेगा, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई पार्शियल कैरेक्टर नहीं आएगा, हमेशा क्या बना रहेगा? प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा। प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर होने से L1 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। क्लियर बात है? सेकेंड और थर्ड की बात करें तो यहां रेजोनेंस कम है, यहां रेजोनेंस खूब ज्यादा है। खूब ज्यादा रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा, पार्शियल पाई बन जाएगा, बहुत अच्छा पार्शियल पाई बनेगा, और यहां पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बना रहेगा। क्यों? रेजोनेंस कम है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, रेजोनेंस ज्यादा है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर बट जाएगा, और डिवाइड होने से उस पाई बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बताएं जितना पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा उतना उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं डायरेक्ट यहां से आंसर लिख सकता हूं L3 देन L2 देन L1। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या मैंने क्वेश्चन दिया था? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ग्रुप है, मैंने कहा ये L1 है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मैंने कहा ये L2 है, इसी तरीके से मैंने ये कहा ये यहां पर L3 है।
क्लियर? L1, L2, L3। मुझे किसी ने कहा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, ठीक है भाई कर देंगे बॉन्ड लेंथ कंपेयर, हम तो अब बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। यार L1 में देखा, L2 में देखा और L3 में देखा, तो बॉन्ड लेंथ अगर एक चीज मैं आपसे पूछूं सबसे कम किसकी होगी, सॉरी यहां एक पाई बॉन्ड कम करें बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी तो आपका तुरंत जवाब आएगा L3 सबसे छोटा होगा। क्यों L3 सबसे छोटा होगा? क्योंकि L3 में हमेशा पाई बॉन्ड क्या रहेगा, बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है भाई, बात करते हैं L2 की। L2 और L1 में कैसे देखा? यार L2 में रेजोनेंस कम है, रेजोनेंस कम है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो ऑर्डर हो जाएगा L1, L2, L3। क्या क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाक से। यहां पर मान लीजिए यहां पर मेरे पास NH2 ग्रुप है, ये है, ये है, ठीक, NH2 ग्रुप है, ये है, और यहां पर NH2 ग्रुप है, ठीक। मैं किसके बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? CN बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? CN बॉन्ड लेंथ। मैंने कहा भैया ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अब मुझे बताओ L1, L2, L3 में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बताओ, सबसे पहले सोचो, डिस्कस करते हैं फिर अपन। तो मुझे बताओ, क्या सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि किसमें रेजोनेंस कितना ज्यादा है और किसमें रेजोनेंस है ही नहीं? क्या थर्ड वाले में दिख रहा है कि वो हमेशा सिग्मा कैरेक्टर ही शो करेगा क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है, और हमेशा सिग्मा कैरेक्टर शो करेगा तो बॉन्ड लेंथ में सबसे बड़ा कौन होगा? L3 होगा। क्लियर? क्योंकि हमेशा सिग्मा है। L1 और L2 में देखो तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गया भाई? रेजोनेंस खूब ज्यादा है। रेजोनेंस जितना एक्सटेंट होगा पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना पाई डिवाइड हो जाएगा, और पाई डिवाइड हो गया तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ L1 में क्या रेजोनेंस बहुत ज्यादा है? बिल्कुल। L2 में रेजोनेंस कम है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कम रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, तो भाई साहब बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है? पाई बॉन्ड कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम, इसका मतलब L3 के बाद L1 आएगा, देन L2 आएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ चुका है क्या बॉन्ड लेंथ का? तो इस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई? चलो नोट कर लो इसके। इस तरीके से हमने बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझा और बॉन्ड लेंथ के टॉपिक को अपन ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैरेक्टर काम कर रहा है जो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक कंपाउंड है, तो थोड़ा सा ये है जीओसी के अंतर्गत ही आता है ये, और ये है एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन में कुछ हम यहां बात करेंगे विद मेटल। मेटल भी यहां पर लेंगे हम, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे मेटल के साथ रिएक्शन होती है, कैसे कैसे किसी बेस के साथ रिएक्शन होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास यहाँ पर OH है। क्लियर? OH है मेरे पास, ठीक है भाई, समझ में आता है। अगर मैं आपसे बोलूँ OH ग्रुप के पास अच्छी बात क्या है, तो आप क्या बता सकते हो? आप इस OH ग्रुप के अच्छी बात ये बता सकते हो कि सर, जब मैं इस OH ग्रुप को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि इस O और इस H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ हाईली डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ हाईली डेल पॉजिटिव आएगा। हाईली डेल पॉजिटिव के कारण अगर मैंने किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, बेस का मतलब यहाँ क्या क्या हो सकता है बच्चों? NH2 माइनस हो सकता है, या इसी को लिखने का तरीका ऐसे भी होता है NaNH2, या इसे हम OH माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक बेस है। इसी तरीके से यहाँ हम NaOH भी लिख सकते हैं कि ये भी एक बेस है। तो हमें देखना ये होता है
कि क्या प्रॉपर्टी शो करता है और क्या प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। कैसे सीखने वाले हैं देखिएगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? ध्यान दीजिएगा जरा। मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि कभी भी अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है। क्या हमने ये पढ़ा था? और हमने ये बताया था कि कभी भी हमको डायरेक्शन जाननी हो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जाननी हो, तो हम क्या देखते थे बच्चों? हम ये देखते थे कि एसिड और कॉन्जुगेट एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन पे हम उसका डायरेक्शन बताते थे। कैसे? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसको पूरा करने के लिए एरो बना दो, इसको पूरा करने के लिए एरो बनाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अगर मान लीजिए कॉन्जुगेट एसिड की बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसको एरो बनाया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अगर रिएक्शन होनी है तो डायरेक्शन हमेशा कैसी होनी चाहिए? फॉरवर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब जो मैंने रिएक्टेंट लिया है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्या सही बात समझ में आती है? अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे यहां रिएक्शन होगी और कैसे नहीं होगी। उस चीज को देखिए, तब मैं आपको ये चीज समझा पाऊंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास यही एक ग्रुप होता, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्रुप है, मैंने इसको एज अ रिएक्टेंट ले लिया, ठीक। मैंने इसकी रिएक्शन कराई किससे? NH2- से कराई। अब मुझे पता है NH2- क्या है? बेस है। बेस है तो ये क्या करेगा? H+ ले सकता है, और H+ ले सकता है तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा O-, और O- के बाद यहाँ बन जाएगा NH3 बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बेस H+ लेने के बाद, बेस H+ एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड H+ रिमूव करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कंपैरिजन किस में करना है? एसिड और कॉन्जुगेट एसिड में। तो खुद बताइए, एसिड ये है, कॉन्जुगेट एसिड ये है। अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो पहले मैं H+ यहां से निकालूंगा तो क्या बनेगा? O-, यहां से निकालूंगा तो N-। बताइए स्टेबिलिटी O- की अच्छी या N- की? तो आपका आंसर होगा O- की। इसका मतलब बच्चों मैं तुरंत कह सकता हूं कि यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी क्योंकि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। तो मुझे बताओ, कभी भी अगर एसिडिक H है, एसिडिक H का मतलब क्या होता है? FON से कनेक्टेड H क्या होते हैं? एसिडिक H होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.0 से क्या होती है? बड़ी होती है। उस पर कनेक्टेड जितने भी H होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक H होते हैं। क्लियर? तो बताओ, पहली चीज अपन ने ये सीखी कि कभी भी अगर NH2- है या NaNH2 है, ये हमेशा रिएक्शन किससे कर सकता है? एसिडिक H अगर प्रेजेंट है तो वहां रिएक्शन हो सकती है। और रिएक्शन होने के बाद जो गैस रिमूव होती है वो कौन सी होती है बच्चों? NH3 गैस रिमूव होती है। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए एक कॉन्सेप्ट को जरा नोट करिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं एसिड बेस रिएक्शन विद NaNH2। पूछा गया क्वेश्चन है NaNH2, या फिर आपको लिख सकता है NH2-। दोनों चीजें लिखी जा सकती है। तो दोनों चीजें लिखी जा सकती है तो आप देख सकते हो कैसे। जैसे यहीं पर मैं आपसे बोलूं, क्या यहां फिनॉल रिएक्शन देगा NaNH2 के साथ? बिल्कुल देगा। गैस कौन सी निकलेगी? NH3 गैस निकल जाएगी भाई। क्या क्लियर समझ में आता है? मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या होता है? H होता है। अब क्या ये रिएक्शन NH2- के साथ देगा? बिल्कुल देगा। और बिल्कुल देगा तो बताओ गैस कौन सी निकलेगी? गैस निकलेगी NH3 गैस निकलेगी। क्या इतनी सी बात समझ में आने लग गई आपको? मेरे ख्याल से आने लग गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, कभी भी अगर एसिडिक H है हमारे पास तो हमेशा वो NH2- के साथ रिएक्शन करके NH3 गैस को क्या करता है? रिलीज करता है। क्लियर? तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से हैं जो रिएक्शन देते हैं और कौन कौन सी रिएक्शन हमसे पूछी जाती है। क्लियर? अब मैं आपको रिएक्शन के नाम बताने वाला हूँ। तो आपको समझ में आया कि एसिड बेस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को अपन लेकर
इस चीज को अपन ने प्रूफ कर दिया कि कैसे NH2 माइनस के साथ रिएक्शन फिजिबल थी और गैस क्या निकल रही थी, NH3 गैस निकल रही थी। क्लियर बात समझ में आती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इफ कंपाउंड हैव एसिडिक H, then reaction with और गैस कौन सी रिलीज होगी ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं यहां पर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लेता हूं एथाइल OH। एथाइल OH की अगर हम बात करें तो एथाइल OH के पास एसिडिक H है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हमेशा क्या करेगा, Na अगर बात करें तो Na क्या करता है बच्चों, Na हमेशा, मैं यहां लिख देता हूं, Na हमेशा क्या करता है, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पर अटैक करके इस H को क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर H रिमूव हो गया तो H कभी भी H फॉर्म में नहीं जाता, वो हमेशा हाफ H2 फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है बच्चों, हाफ H2 फॉर्म में जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई, क्लियर आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास रिएक्शन होती है NaH के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड। अगर सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्राइड क्या करता है बच्चों, सोडियम हाइड्राइड का भी यही रीजन है, कभी भी एसिडिक H अगर रिमूव होगा तो अब Na प्लस है, H माइनस है, H माइनस क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा और H माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देंगे, H माइनस और H प्लस मिलके बना देंगे H2 गैस बना देंगे। क्लियर। इसी तरीके से मान लीजिए अगर रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaNH2 के साथ हो रही है, या इसी को लिख सकते हैं NH2 माइनस के साथ हो रही है, तब भी अपन ये समझ सकते हैं कि NH2 माइनस के साथ अगर रिएक्शन हो रही है और एसिडिक H है हमारे पास तो एसिडिक H रिएक्शन देगा और एसिडिक H रिएक्शन देने के बाद गैस कौन सी रिलीज करेगा, NH3 गैस रिलीज करेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है। तो ये तीन चीजें जो है, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों। तीन चीजें इतनी ज्यादा पूछी जाती हैं कि ये रिएक्शन में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड होगी। क्लियर है, ये तीन चीजें नोट करें और इन तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखें कि अगर एसिडिक H हमारे पास प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन दे सकता है और रिएक्शन दे सकता है तो यहाँ गैस कौन सी रिलीज होगी ये भी हम यहाँ पता लगा सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई, चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन पूछने जा रहा हूँ और नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH के साथ रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में भी। तो आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में भी मैं सारी बात करने वाला हूं। तो देखिए, रिएक्शन विद NaOH कैसे पूछता है इसमें कि रिएक्शन NaOH के साथ फिजिबल होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन आता है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। मान लीजिए लेट सपोज we have a compound which name is phenol। मान लीजिए मैंने एक फिनॉल ग्रुप लिया और फिनॉल ग्रुप के साथ मैंने किसकी रिएक्शन कराई, NaOH की रिएक्शन करा दी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, NaOH लिखा हो या OH माइनस लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आता है। तो NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो बताओ यहाँ बेस क्या होगा, ये होगा, और एसिड क्या होगा, ये होगा। इतनी सी बात मुझे समझ में आती है। एसिड H प्लस रिमूव करने के बाद क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। कैसे पहचानोगे कि कॉन्जुगेट बेस है, माइनस लगाए, माइनस लगाए तो कॉन्जुगेट बेस है। भाई बेस क्या होता है, जिस पर माइनस कंटेनिंग ग्रुप होता है। OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरे पास फाइनल बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चों, वो बनने वाला है O माइनस, और OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बनाने वाले हैं, वाटर बनाने वाले हैं। अब बताओ ये क्या है,
कॉन्जुगेट बेस है और ये क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड है। अगला स्टेप हम क्या करते थे, रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए एसिड और कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते थे, कंपेयर करते थे। क्या करते थे भाई, कंपेयर करते थे, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते थे। तो बताओ अब जो मेरे पास यहाँ एसिड है वो क्या है बच्चों, फिनॉल है, और यहाँ जो कॉन्जुगेट एसिड है वो है बच्चों वाटर। यार एक चीज बताओ, अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं तो नेगेटिव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो नेगेटिव O पे लगेगा, दोनों पे O नेगेटिव है, लेकिन इस O नेगेटिव का क्या है, रेजोनेंस है, और इस O नेगेटिव का क्या रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये। इसका मतलब यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, एसिड की ज्यादा है। और इसे पूरा करने के लिए इसे मैं पूरे तरीके से बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कैसी आएगी बच्चों, फॉरवर्ड आएगी। इसका मतलब अगर मैं बोलूं फिनॉल अगर इससे ज्यादा एसिडिक है तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक वाले भी इसमें सॉल्युबल होंगे। बढ़िया बात है। सॉल्युबल होने का मतलब क्या हुआ, सॉल्युबल होने का मतलब हुआ कि रिएक्शन देगा या नहीं देगा, सिंपल सी ये बात है। तो मुझे बताओ, जब फिनॉल रिएक्शन दे रहा है तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक भी इससे ज्यादा एसिडिक होंगे। भाई मान लो A है, A B से ज्यादा एसिडिक है, और जो C है वो A से ज्यादा एसिडिक है। भाई इससे ज्यादा एसिडिक है तो C भी तो B से ज्यादा होगा। सिंपल सी बात समझ में आती है कि नहीं आती, बहुत सिंपल है, इसे कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। एसिड अगर फिनॉल है वो अगर वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो वो रिएक्शन देगा। तो फाइनली बात अगर मैं तुमसे बोलूं कि वाटर से ज्यादा एसिडिक जो भी होंगे वो NaOH के साथ रिएक्शन देंगे। तो मैं यहां एक पॉइंट लिख सकता हूं, विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन water, more acidic than water, which is so that compound is soluble with NaOH। क्या इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है या वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो वो किसके साथ सॉल्युबल होगा, NaOH के साथ सॉल्युबल होगा। अब वाटर से ज्यादा एसिडिक सबसे पहला जो आता है वो आता है फिनॉल। वाटर आता है, वाटर के पहले क्या आता है, कोई भी अल्कोहल है, मान लीजिए CH3OH है या C2H5OH है। मैं पूछूं C2H5OH NaOH के साथ सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। यार एक चीज बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा C2H5OH सॉल्युबल है या नहीं तो कैसे देखोगे, सिंपल है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे कंपेयर करोगे, वाटर से। अगर वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो सॉल्युबल होगा, अगर वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है तो सॉल्युबल नहीं होगा। यार इसमें जो O नेगेटिव बनता है, क्या वो O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, यहां है OH नेगेटिव और यहां है O नेगेटिव के साथ C2H5। यार C2H5 तो थोड़ा बहुत प्लस आई देगा और इस नेगेटिव को अनस्टेबल करेगा, लेकिन यहां तो कोई प्लस आई देने वाला ग्रुप ही नहीं है। इसका मतलब ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताओ, वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ, एल्किल अल्कोहल, कोई भी एल्काइल अल्कोहल है या एल्केन के साथ अल्कोहल है, तो क्या उनसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर। तो वाटर से जो सबसे पहला ज्यादा एसिड होता है वो होता है फिनॉल। तो अपन इसको ऐसे भी बताते हैं बच्चों कि फिनॉल या फिनॉल से ज्यादा एसिडिक, फिनॉल या फिनॉल से ज्यादा एसिडिक जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल, सॉरी NaOH में सॉल्युबल होंगे। तो क्लियर बात समझ में आती है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको मुझे समझाना था वो ये मेरे को समझाना था कि अगर कोई वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो वो जरूर सॉल्युबल होगा, किसमें, NaOH में। जेईई एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कौन कौन से कंपाउंड हैं, बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए थे और इंटीजर में पूछा था क्वेश्चन। किस में पूछा था, इंटीजर में। तो यही पूछा गया था कि क्या वो NaOH के साथ सॉल्युबल है या नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो
एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए विच कंपाउंड इज सॉल्युबल विथ NaOH। कैसे निकालोगे भाई? मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, दूसरा दिया हुआ है फिनॉल, तीसरा दिया है पैरा नाइट्रोफिनॉल, दूसरा दिया है साइक्लोहेक्सेनॉल, और है मान लीजिए यहां दिया है प्रोपाइल अल्कोहल, और दिया हुआ है मान लीजिए इसी तरीके से, और मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एनिलीन। होगा या नहीं होगा? फिर मैं और पूछ सकता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया गया है 2-ब्यूटेनॉल दिया है, क्या ये होगा या नहीं होगा? तो चलिए इतने कंपाउंड को पता करते हैं, क्या ये NaOH के साथ सॉल्युबल है या नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने आपसे बोला बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। अब यार इसका जो H निकलेगा तो ये O नेगेटिव तो और ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फिनॉल में तो O नेगेटिव किसके साथ रेजोनेंस कर रहा था? C के साथ कर रहा था, और जब C के साथ कर रहा था तो रेजोनेंस O के साथ है, तो बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब बेंजोइक एसिड इससे भी ज्यादा एसिडिक है, तो जब फिनॉल इसके साथ रिएक्शन दे रहा है तो बेंजोइक एसिड भी तो इसके साथ रिएक्शन देगा। ऑब्वियस सी बात है, वाटर से ज्यादा सॉलिड, वाटर से मोर एसिडिक जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? NaOH के साथ सॉल्युबल होंगे। फिनॉल देगा, बेंजोइक एसिड देगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हुआ? फिनॉल और पैरा पे क्या लगा दिया बच्चों? नाइट्रो लगा दिया। तो बताओ O माइनस C के साथ कर रहा है और डायरेक्ट यहाँ -M से खींच भी रहा है, इसका मतलब और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी NaOH के साथ सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। साइक्लोहेक्सेनॉल, देखिएगा साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा कंपाउंड, अब ये O नेगेटिव है और यहाँ पर जो बनेगा OH नेगेटिव, क्या मुझे पता है ये ज्यादा एसिडिक है? क्यों? क्योंकि इस O नेगेटिव को कोई डोनेट नहीं कर रहा है, इस O नेगेटिव को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब बताइए बच्चों, क्या ये NaOH के साथ सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर से लेस एसिडिक है। कौन सॉल्युबल होगा? जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा। प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल की बात करें तो कैसा होगा? ये भी वाटर से कम स्टेबल है, कम एसिडिक है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। बात करते हैं यहां पर इसकी एनिलीन। एनिलीन कैसा होता है बच्चों? एनिलीन रिएक्शन देगा या नहीं देगा? बताइए मुझे। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए यहां बनेगा N- और यहां है O-? बताओ O- तो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये भी वाटर से लेस एसिडिक है, इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं देगा। 2-ब्यूटेनॉल देखो, 2-ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हुआ? ये भी रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस A नेगेटिव को कौन डोनेट कर रहा है? +I डोनेट कर रहा है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन रिएक्शन देगा और कौन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं कि यहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? बढ़िया एकदम। चलिए मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पे लिखे। फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, साइक्लोहेक्सेनॉल है और एथाइल अल्कोहल है। रिएक्शन मैंने कराई, रिएक्शन विद NH2-। रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा तो यहां पर गैस कौन सी निकलेगी ये भी बताना है। ठीक, चलिए मान लीजिए इसके साथ रिएक्शन दे दिया, या मैंने दे दिया मान लीजिए किसके साथ? H2 के साथ दे दिया, NaH के साथ दे दिया, या मान लीजिए मैंने सोडियम मेटल के साथ दे दिया, या मैंने NaNH2 के साथ दे दिया, सॉरी NaOH के साथ दे दिया। अब मुझे बताना है
कि कौन रिएक्शन देगा, और रिएक्शन देगा तो यहाँ पर गैस के रूप में क्या निकलेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट जो अपन ने अभी सीखा है। यार एथाइल अल्कोहल के पास एसिडिक H है, एसिडिक H है तो ये रिएक्शन दे सकता है, ये रिएक्शन दे सकता है और ये रिएक्शन दे सकता है। क्या ये रिएक्शन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एथाइल अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक है। इसका मतलब ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा और ये भी रिएक्शन देगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देगा। आते हैं फिनॉल में। मान लीजिए अगर NH2 माइनस रिएक्शन देता तो कौन सी गैस निकलती भाई? NH3 गैस निकलती। NaH रिएक्शन देता तो कौन सी गैस निकलती? H2 गैस निकलती। मैंने आपको बताया Na प्लस H माइनस H प्लस लेने के बाद क्या बना देगा? H2 गैस बना देगा। यहाँ है Na क्या लेगा? हाइड्राइड, और हाइड्राइड हमेशा H फॉर्म में नहीं आता, वो किस फॉर्म में आता है? हाफ H2 गैस फॉर्म में आता है। इसी तरीके से NaOH रिएक्शन देगा नहीं तो कोई गैस रिलीज होगी नहीं। बात करते हैं फिनॉल की। अच्छा फिनॉल NH2 के साथ देगा? बिल्कुल देगा। देगा तो गैस कौन सी रिलीज होगी? NH3 होगी। ये भी देगा, गैस कौन सी रिलीज होगी? H2 होगी। ये भी देगा, कौन सी गैस रिलीज होगी? हाफ H2 होगी। बात आती है NaOH देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि ये वाटर से ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब यह भी रिएक्शन देगा और गैस क्या? वाटर यहाँ रिलीज हो जाएगा। क्लियर? चलिए कार्बोक्सिलिक एसिडिक H है, एसिडिक H है तो ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा और ये भी देगा, क्योंकि वाटर से ज्यादा एसिडिक है। क्लियर बात समझ में आती है? गैस कौन सी निकलेगी? आप सबको क्लियरली पता है गैस कौन सी निकलने वाली है यहाँ पर? OH एसिडिक H है नो डाउट, लेकिन ये वाटर से लेस एसिडिक है। अभी हमने देखा, इसका मतलब ये NaOH के साथ रिएक्शन तो नहीं देगा, लेकिन बाकी सबके साथ देगा, क्योंकि सब में क्या है? एसिडिक H है, और एसिडिक H है तो रिएक्शन देता है, ये हमने सीख लिया। तो बताओ यहाँ पर भी ये सारी गैसें क्या निकलेंगी? सेम निकलेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा कि कैसे हम बता सकते हैं कि बताइए गैस रिलीज होगी तो कौन सी रिलीज होगी। इन सब बातों के बारे में अपन ने यहाँ पर सीख लिया। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कभी आपको ये पूछ लेगा कि रिएक्शन दे रहा है तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, ये भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन वो पूछता है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर एक फिनॉल है, फिनॉल के साथ मैंने रिएक्शन कराई NH2 माइनस की, और यहाँ A निकला और A क्या है? गैस है। ठीक, इसी तरीके से मैंने एक रिएक्शन कराई साइक्लोहेक्सेनॉल से, किसकी? NaH की, और यहाँ B गैस निकली, और B गैस के बारे में आपको पता लगाना है। इसी तरीके से और मैंने लिख दिया कि मान लीजिए यहाँ पर है C, मान लीजिए यहाँ पर है NH2 है, और इसमें क्या किया? Na मेटल की रिएक्शन कराई और यहाँ C निकली, और ये भी क्या है? गैस है। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस A प्लस B प्लस C। इस तरीके से क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया, बनाया गया, और अब आपसे पूछा गया कि बताइए कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो चलिए निकालते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो कौन सी गैस निकलेगी भाई? NH2 माइनस है, H प्लस लेने के बाद एसिडिक H है, कौन सी गैस रिलीज होगी? NH3 गैस रिलीज होगी। अभी हमने देख लिया अमोनिया। यहां पर देखो तो NaH है तो H माइनस क्या ले लेगा? H प्लस, और क्या बना देगा? H2 गैस बना देगा। उसी तरीके से सोडियम मेटल, सोडियम मेटल H तो लेता है, लेकिन H फॉर्म क्या करता है? H फॉर्म नहीं करता, फॉर्म करता है हाफ H2 गैस। क्लियर? अब काउंट कर लो, NH3 गैस है, NH3 गैस का क्या होता है? 17, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17। H2 गैस है, इसका कितना होता है? 1 और 1 2 होता है। सही बात है, समझ में आता है? यार एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आई कि सर हाफ H2 में मैं हाफ करूं या मैं सिर्फ 2 लिखूं। बच्चों कभी भी इस कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होता मॉलिक्यूलर में, इसीलिए कभी आप ये मत कर देना। तो बताइए यहां पर भी क्या होगा? H2 में मैं मॉलिक्यूलर वेट कितना काउंट करूंगा? 2 ही काउंट करूंगा। सिंपल सी बात समझ में आती है क्या? तो अब बताइए टोटल काउंट करने के बाद कितना आंसर आ गया? तो 17 और 4 कितना हो गया? 21।
तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 21। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा जीओसी का, जिसमें अपन बताएंगे NaHCO3 के साथ रिएक्शन, क्योंकि वो भी एडवांस वगैरह में पूछी जा चुकी है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन खूब रिवीजन करके इस चैप्टर को जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहीं पर एंड करेंगे। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से जुड़े रहें। मैं सुभाष यादव समर्पण परिवार की तरफ से आप सभी के लिए वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूंगा। क्लियर है। चलिए बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।